नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं प्रीति योगी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड के बारे में और इसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि है अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ लिया है, अपभ्रंश पढ़ लिया है, पाली अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और हिंदी भाषा, इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर किसी ने भी नहीं देखा है मेरा वो लेक्चर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जो जैसे कि ये 7 पार्ट अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा से पहले जितनी भी भाषा थी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, उन सब के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपन अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। अवहट्ट शब्द संस्कृत अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। इस संबंध में एक समस्या यह है कि अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों शब्द समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को व्यक्त करते हैं। कौन से? अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों ही क्या है? भ्रष्ट भाषा व्यक्त करते हैं। दो ही समानार्थी शब्द भ्रष्ट भाषा व्यक्त करते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अवहट्ट अपभ्रंश से एक अलग स्वतंत्र भाषा है? यह समस्या इसलिए और भी जटिल हो जाती है क्योंकि उस काल के जितने भी कवियों और विद्वानों ने तत्कालीन भाषाओं के नाम गिनाए हैं, उन्होंने या तो अपभ्रंश का नाम लिया है या फिर अवहट्ट का। किसी ने भी इन दोनों का नाम एक साथ नहीं लिखा। इससे यह संभावना प्रतीत होने लगी कि ये दोनों नाम एक ही भाषा के हैं, जिनमें से कहीं किसी एक का प्रयोग होता है तो कहीं दूसरी का। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से अब यह साबित हो चुका है कि अवहट्ट केवल एक भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इस भाषा को काल लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया गया है। यद्यपि साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से यह भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। संदेश रासक तथा कीर्ति लता इस भाषा से संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पेंगलम के कुछ अंश, बाहुबली रास आदि भी इसके स्रोतों के रूप में स्वीकार किए जानने वाले ग्रंथ हैं। कीर्ति लता में तो विद्यापति ने स्पष्ट संस्कृत की तुलना में अवहट्ट को वरीयता देने की बात कही है। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि सक्कए बाणी पुहजन भावई, पाऊम रस को मम न पावई, देसील बहना सब जन मिट्टा, ते तम ते सण जप ओ अवहट्टा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कि अवहट्ट भाषा है, वो भाषा बोलने में ऐसी लगती है जैसे कि बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है। समझे? फिर आ जाता है अपना पहला, आ जाता है ध्वनि संरचना। अवहट्ट में प्रयुक्त होने वाले स्वर निम्नलिखित है। इसके अंदर वही जो अपभ्रंश में थे ह्रस्व और दीर्घ स्वर, वही इसके अंदर भी है, अवहट्ट के अंदर भी। पर इसके अंदर दो स्वर और जुड़े हैं, वो है ए और ओ। जैसे कि ह्रस्व के अंदर ए ई उ ए ओ, और दीर्घ के अंदर आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, स्पष्ट है कि अपभ्रंश के सभी स्वर के अतिरिक्त अवहट्ट में दो अतिरिक्त स्वर मिलते हैं, ऐ और औ। ये दोनों स्वर संध्याक्षर के रूप में थे तथा उनका उच्चारण ऐ तथा औ के रूप में होता था। अवहट्ट में ये पहली बार सरल स्वर बनकर उभरे, जैसे कि बेल और चौड़ा। फिर है ख। संस्कृत के शब्दों में री का प्रयोग बना हुआ था, किंतु तद्भव शब्दों में री के स्थान पर ए ई ए और ऊ का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। यह प्रवृत्ति शुरू तो अपभ्रंश में ही हो गई थी और अवहट्ट में आकर बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए प्रच्छ, पूछ, हृदय, हिये। फिर है अनुनासिकता के संबंध में अपभ्रंश में 3 प्रवृत्तियां
दिखती थी। अवहट में उनमें से एक प्रवृत्ति अकारण अनुनासिकता बनी हुई। उदाहरण के लिए द्युत जुआ, निंद्रा नींद, गिरवा गीव। फिर है अवहट की ध्वनि संरचना में एक खास प्रक्रिया दिखती है जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए अपभ्रंश से दोनों व्यंजनों में से एक के द्वितीयकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी का अगला चरण क्षतिपूरक दीर्घीकरण है। द्वितीयकरण की प्रक्रिया में संयुक्त व्यंजनों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए आदि स्वर को दीर्घ बनाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। यह प्रवृत्ति बहुत सीमित मात्रा में अपभ्रंश में भी थी। अवहट में इसका प्रयोग बड़ा और पुरानी हिंदी में तो यह प्रमुख प्रवृत्ति बन गई। उदाहरण के लिए मित तो मीत, कम तो काम, अज आज, हत हाथ। फिर है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगाने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। जो स्त्रीलिंग शब्द आकारांत है वह प्राय अकारांत होने लगे, जैसे शिक्षा सीख, भिक्षा भीख। फिर है अवहट में स्वर गुच्छों में संधि या संकोच एक विशेष प्रवृत्ति है। स्वर गुच्छों की प्रवृत्ति अपभ्रंश में बड़ी थी, जैसे अंधकार का अंधआर, उपवास का उपआस। अवहट में सरलीकरण के दूसरे चरण में ये स्वर गुच्छ इस प्रकार हो गए हैं: अंधआर अंधार, उपआस उपास। इसी स्वर संकोच की प्रवृत्ति के कारण यह भी हुआ कि यदि किसी शब्द में एक जैसे स्वर दो बार आते तो उनमें से एक का लोप हो गया, जैसे धरित्री धरती, गृहिणी गृहिणी, गरिणी। फिर है 6 अवहट की व्यंजन माला इस प्रकार है। जैसी व्यंजन माला अपने अपभ्रंश के अंदर थी वही व्यंजन माला अवहट के अंदर भी है, पर इसके अंदर 2 स्वर नए जुड़े हैं, वो है ढे और ये वाले नहीं है, ये वाले ढे और ढे। कै ख गे गे, चे छे जे जे, ट ठ डे ढे णे, ढे और अणे और ढे, त थ द ध, प फ ब भ म, ये र ले वे शे और है। और ये व्यय अपभ्रंश वाला ही है। फिर ये संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण प्राकृत से ही चला आ रहा था, जैसे कर्पूर, कपूर। यह प्रवृत्ति अवहट में भी मिलती रही। कहीं कहीं व्यंजनों में अकारण द्वितीयकरण भी दिखता है जो अवहट की अपनी विशेषता है, जैसे कम्मान तो कम्माण, दुकान तो दोकान। शब्दों के मध्य में आने वाले अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों में जो परिवर्तन अपभ्रंश में आने लगे थे वही अवहट में भी आ रहे, किंतु इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। के, चे तथा त वर्ग के अल्प प्राण व्यंजनों के, गे, चे, ते, दे का ए या ये में रूपांतरण होता रहा तथा महाप्राण व्यंजनों ख, ग, थ, द, ध, ब आदि का है में, जैसे यदि, जई, मुख, मुहे, मेघ, मेहे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर आ जाता है दूसरा है अवहट की व्याकरणिक संरचना। अपभ्रंश की तरह भी इसमें भी व्याकरणिक संरचना है, जैसे कि पहला है संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। संज्ञा के स्तर पर अपभ्रंश में चल रही सरलीकरण की प्रवृत्ति और अधिक विकसित हुई है। अवहट में इस दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है, जैसे कि सभी प्रातिपदिक स्वरांत हो गए हैं, व्यंजनांतता की प्रवृत्ति पूर्णतः लुप्त हो गई है, अधिकाधिक प्रातिपदिक अकारांत होने लगे, इससे रूप रचना और सरल होने लगी। निर्विभक्तिक या लुप्त विभक्तिक प्रयोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, इससे वाक्य में शब्दों का कर्म निश्चय होने लगा। ऐसे वाक्यों में न विभक्ति होती थी न ही प्रसर्ग। कुछ प्रयोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें विभक्तियां और प्रसर्ग दोनों मिलते हैं, जैसे युवराज सिन्हा मांझ तान्ही करा पूत। इस उदाहरण में जिन्हें विभक्ति तथा मांझ और केरो प्रसर्ग का प्रयोग द्रष्टव्य है,
कुछ प्रयोग से मिलते हैं, कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से प्रसर्ग दिखाई देने लगे हैं। दरअसल लुप्त विभक्तिक प्रयोगों से भाषा दुर्लभ होने लगी है, अतः प्रसर्गों का प्रयोग बढ़ना स्वाभाविक था। अवहट में निम्नलिखित प्रसर्ग पाए जाते हैं: कर्ता ने, अपादान से, सऊ, कर्म के ही, कैन्ही, संबंध, का, के, की, केर, केरा, कारण, करण, स, ऊ, से, अधिकरण, मांझ, मही, संप्रदान, के ही और लागी। फिर है ही विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग प्राय सभी कारकों में होता रहा। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने तो इसी को अवहट की सबसे बड़ी विशेषता माना है। अपभ्रंश का ही यहाँ प्राय ही हो गया है, जैसे जल ही तो जल ही, मण ही तो मण ही। फिर है कर्ता की ए विभक्ति को डॉक्टर तगारे ने अवहट की सबसे प्रमुख विशेषता माना है, कर्ता की ए विभक्ति को। फिर आ जाता है लिंग संरचना। अपभ्रंश की भांति अवहट में भी दो ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत के नपुंसकलिंग को अपभ्रंश ने अस्वीकार करना आरंभ कर दिया, और अपभ्रंश और अवहट दोनों के अंदर यही होता है, सिर्फ दो लिंग ही माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर आ जाता है अपना वचन व्यवस्था। वचन व्यवस्था अपभ्रंश में संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 वचनों के प्रयोग की परंपरा का आरंभ हो गया था। इस परिवर्तन में द्विवचन का लोप हो गया था। अवहट में सरलीकरण की यह परंपरा और आगे बढ़ी तथा बहुवचन के भी बहुत से शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। इसके अतिरिक्त संज्ञा पदों के बहुवचन रूप के लिए नह या निहि प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हातन है, पुहु, पुनहि। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम के क्षेत्र में अवहट में कई नए प्रयोग देखने को मिले हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष मैं, हो, मेरा, मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारे, तुम, तुम्ह, तुम्हारे, तोहार। फिर है अन्य पुरुष वह, उन्हें। इन सर्वनामों से अवहट की आधिकारिक हिंदी से निकटता आसानी से देखी जा सकती। फिर आ जाता है अपना विशेषण। अवहट में क्रंदंतीय विशेषणों का विकास तीव्र गति से होने लगा। इनकी विशेषता यह है कि ये विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संज्ञावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण आधुनिक हिंदी के काफी निकट दिखाई देते हैं। संज्ञावाचक विशेषण 7, 10, 28 और सार्वनामिक विशेषण ऐस, ऐसो, उता, जिता और किता। फिर आ जाता है अपना क्रिया संरचना। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, लिंग, वचन, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो मेरे लेक्चर है इसी चैनल के ऊपर, मेरे लेक्चर है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। क्रिया की दृष्टि से भी अवहट में विकास दिखाई देता है। क्रंदत्व के सहारे क्रिया निर्माण की परंपरा जो अपभ्रंश में ही आरंभ हो गई थी, अवहट में पूरे विस्तार के साथ दिखाई देती हैं। अवहट के क्रिया रूप आधुनिक हिंदी की बोलियों से काफ़ी मिलते हैं। क्रियाओं का सरलता द्रष्टव्य है। धातु चल, उठ, कह, खा, वर्तमान काली क्रंदंत, लागत, करत, करंता, भूतकाली क्रंदंत, भेल, कह, पूर्वी, प्रेरणार्थक क्रिया, पेठाव, करावई, पूर्णकाली क्रिया, उठी, देख, ई, देख, मन, फिर है सहायक क्रिया, है, छे, पूर्वी, रहे। इनके अतिरिक्त संयुक्त क्रियाओं की संख्या अवहट में बढ़ रही थी, जैसे बोल, जाऊ, टूटी, गेली, भागई और चाहे। फिर आ जाता है अपन काल संरचना के ऊपर। काल संरचना अवहट में काल रचना के रूप हिंदी की बोलियों की तरह विकसित होने लगे थे। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की पृष्ठभूमि के रूप में पूर्वी और पश्चिमी अवहट के रूप विकसित होते हुए दिखते हैं। पहला है वर्तमान काल। पूर्वी अवहट जात, करत, पश्चिमी अवहट करंता, करंते। भूतकाल में पूर्वी अवहट चलल, गईल, लय रूप, पश्चिमी अवहट थका, थके। भविष्य काल के अंदर पूर्वी अवहट खाइब, जाइब, ब रूप और पश्चिमी अवहट करही और करही, हऊ, है रूप।
यही पहले अपन ने अपभ्रंश के अंदर भी पढ़ा था, वही वापस अवहट के अंदर काल संरचना वही आ रहा है। अब आ जाता है अवहट की शब्दकोशीय विशेषताएं। तो अवहट की विशेषताएं प्रमुख हैं। ए है तद्भव शब्दों की संख्या अभी भी सबसे अधिक है। जो प्रक्रिया अपभ्रंश में तेजी से आरंभ हुई थी वह अवहट में भी चलती रही। उदाहरण के लिए दी, ठीठ, लोयन इत्यादि देशज शब्दों का काफी अधिक विकास इस काल में दिखाई देता है। खीकणी, लोमड़ी, गुंडा, हांडी जैसे देशज शब्द इसी युग में विकसित हुए हैं। फिर है विदेशज शब्द अपभ्रंश की तुलना में काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सभी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की परंपरा के हैं, जैसे कसीदा, खुदा, चाबुक इत्यादि। फिर है तत्सम शब्द भी अपभ्रंश के अंत में पुनः आने लगे थे। यही प्रवृत्ति अवहट में भी बनी रही। उदाहरण के लिए उत्तम, कटाक्ष, पृथ्वी आदि। फिर आ जाते हैं अपन निष्कर्ष के ऊपर। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा पाली से शुरू हो गई थी वह अपभ्रंश में आकर हिंदी के निकट होने लगी है। और अवहट में उसके विकास की गति तीव्र हो गई है। अवहट की एक विशेषता यह मानी गई है कि इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों का मूलभूत स्वरूप दिखाई देने लगता है। अवहट का एक वास्तविक उदाहरण से अपन देखेंगे। संदेशडऊ सविथरऊ परमई कहण न जाई, जो काणंगुली मुंदड़ऊ सो बाहड़ी समाई। अर्थात संदेश तो बहुत विस्तृत है परंतु मुझसे कहते नहीं बन रहा, और यदि मैं कान में उंगली डाल लूं तो वह संदेश बाहर ही रह जाएगा, मेरे अंतःकरण को स्पर्श नहीं करेगा। यह संदेश रासक। ठीक है। फिर जैसे कि इसमें भी जो ये 2015 के अंदर आया था, एक वापस 2009 के अंदर आया था, 2000 के अंदर आया था। तो अवहट की व्याकरणिक विशेषता, अवहट की विशेषताएं और अवहट भाषा की विशेषता, ये सारे तीनों क्वेश्चन एक ही अवहट भाषा के बारे में ही, और ये 3 बार आ चुके हैं यूपीएससी के अंदर एक ही क्वेश्चन। तो आगे वापस इसी साल वापस आ सकता है। तो प्लीज़ कृपया करके ये लेक्चर अच्छे से समझ ले, देख ले और पढ़ ले। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट हो, मतलब पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।